Hello students, I am Pinky Sivaj. Today I am here to explain chapter number 7, 8th standard CBSE. This chapter is from history and name of the chapter is Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारी इंडिया की जो दो मेजर इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आयरन और स्टील इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री थी, इन दोनों इंडस्ट्री के ऊपर ब्रिटिशर्स का क्या इन्फ्लुएंस रहा, इन दोनों इंडस्ट्री ने इंडिया में किस तरीके से डेवलपमेंट किया. So let's start the chapter. This chapter tells the story of craft and industries of India during British rule by focusing on two industry. ये चैप्टर हमें पूरी स्टोरी बताता है कि किस तरीके से हमारा इंडिया का जो क्राफ्ट और भारत की जो इंडस्ट्री थी ब्रिटिश रूल में, उन्होंने किस तरीके से उनको डेवलपमेंट मिला. और यहाँ पर हम दो मेजर इंडस्ट्री के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं. वो इंडस्ट्री हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आयरन और स्टील इंडस्ट्री. दोनों ही इंडस्ट्री जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रही हैं हमारे भारत के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, आज के मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से. मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मेड Britain and foremost industrial nation in the 19th century, and when its iron and steel industry started growing from 1850s, Britain came to be known as workshop of the world. मैकेनाइज प्रोडक्शन, जब कॉटन का प्रोडक्शन मशीनों के कारण से किया जाने लगा, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ब्रिटेन की, ब्रिटेन जो था वो सबसे पहला इंडस्ट्रियल नेशन बना था 19th सेंचुरी में. और जब ब्रिटेन में आयरन और स्टील इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, वहाँ से ग्रो करना इसने शुरू किया 1850 में, जो ब्रिटेन था उसको वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो थी वो सेट हो रही थी. एंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड ए क्लोज कनेक्शन विद द कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया. ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था ब्रिटेन का, इसका सबसे बड़ा क्लोज कनेक्शन रहा था भारत को कॉलोनाइज करने में. और जितने भी अलग अलग देशों को वो कॉलोनाइज करते थे, उसमें हमने चैप्टर 2 में हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उनका इंटरेस्ट था व्यापार में, लेड टू द ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी, एंड हाउ इनका जो व्यापार में जो इनका इंटरेस्ट था वो बढ़ते बढ़ते किस तरीके से इन्होंने दूसरे देशों को कॉलोनाइज करना शुरू किया. एंड हाउ द पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज ओवर द डेकेड्स, और किस तरीके से ये जो व्यापार का पैटर्न था, जैसे जैसे दशक जाते गए, साल बढ़ जाते गए, ये जो पैटर्न था ये किस तरीके से चेंज होता चला गया. इन द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वॉज बाइंग गुड्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग दैम टू इंग्लैंड एंड यूरोप, मेकिंग प्रॉफिट थ्रू दिस सेल. 18th सेंचुरी में ये जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भारत से चीज़ें खरीदती थी, उनको इंग्लैंड और यूरोप में एक्सपोर्ट करती थी, और इस तरीके से वो मुनाफा कमाते थे. With the growth of industrial production, British industrialists began to see India as a vast market. जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ने लगा, अब ब्रिटेन में जब इंडस्ट्री आ गई, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगने लगी अलग अलग चीज़ों की. तो ब्रिटिशर्स ने भारत को एक सबसे बड़ी मार्केट के तौर पर देखा, जहाँ पर वो अपनी चीज़ों को, तैयार चीज़ों को बेच सकते हैं, ब्रिटेन से लाकर वो यहाँ पर बेच सकते हैं, और जिस तरीके से ब्रिटेन में बना हुआ माल भारत में बड़ी मात्रा में आने लगा. हाउ डिड दिस अफेक्ट इंडियन क्राफ्ट, तो ये जब चीज़ें होने लगी तो भारत का जो क्राफ्ट था और भारत की जो इंडस्ट्री थी उसके ऊपर क्या असर पड़ा, यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करने वाले हैं. इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट. लेट अस फर्स्ट लुक एट द टेक्सटाइल प्रोडक्शन. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारत में किस तरीके का टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता था. अराउंड 1750 में लगभग, जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल को कॉन्कर किया था, भारत जो था, इंडिया वॉज बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट. उस समय तक भारत जो था वो कॉटन टेक्सटाइल के मामले में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता था, और भारत की बना हुआ जो टेक्सटाइल था वो सबसे अच्छी क्वालिटी का था, और सबसे अलग उसके जो बेहतरीन जो डिज़ाइन थे, जो क्राफ्टमैनशिप थी, उसके कारण उसका पूरी दुनिया में नाम हुआ करता था. दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया. यहाँ से बना हुआ जो टेक्सटाइल था उसको बड़ी मात्रा में व्यापार करके भेजा जाता था. साउथ ईस्ट एशिया जो देश हैं, जावा है, सुमात्रा है, पेनांग है, इन सभी देशों में इसको भेजा जाता था. वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी भेजा जाता था. और फ्रॉम 16th सेंचुरी
यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगेन बाइंग। 16वीं शताब्दी से ही जो यूरोप की व्यापारी कंपनियां थीं उन्होंने भारत से बना हुआ जो टेक्सटाइल था उसको यहाँ से खरीद कर यूरोप में भेजना शुरू कर दिया। एंड memories of this flourishing trade and craftsmanship of Indian weavers is preserved in many words still current in English and other languages। और ये जो व्यापार था भारत का, इस जो पूरी दुनिया में विख्यात था, इसकी जो यादें हैं और ये बढ़ता हुआ जो फ्लोरिशिंग ट्रेड था और भारत की जो क्राफ्टमैनशिप थी इंडियन वीवर्स की, उसको आज भी प्रिजर्व किया गया है। उसको अलग अलग वर्ड्स में इसको सजो के रखा हुआ है, अलग अलग बुक्स में, भारत इंग्लिश में और दूसरी लैंग्वेजेस में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन। और इन ऐसे कुछ वर्ड जो अभी तक हिस्ट्री में लिखे गए हैं, इन सभी कपड़ों को जो अलग अलग नाम दिए गए हैं, इनके बारे में जानना ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। वर्ड्स टेल अस हिस्ट्री। अब ये जो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको लिखा गया है, तो ये वर्ड हमें क्या बताते हैं? European traders first encountered fine cotton cloth from India carried by Arab merchants in Mosul in present day Iraq। यूरोप के जो व्यापारी थे, यूरोप के जो ट्रेडर्स थे, वो सबसे पहले भारत का जो कपड़ा था, कॉटन क्लॉथ था, उसको भारत से लेकर जाते थे जो अरब के व्यापारी थे, जो आज का जो उस समय पर जो जिसका नाम मौसूल था, आज का जो इराक है, वो भारत के इतने अच्छे कपड़े को जो कॉटन था उसको यहाँ से खरीद कर लेकर जाते थे। सो दे बिगेन रेफरिंग टू ऑल फाइनली विवन टेक्सटाइल एज मुस्लिम। इसीलिए उन्होंने इन सबसे अच्छे बुने हुए कपड़ों को नाम दिया मसलिन। एक ऐसा वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइड करेंसी। ये जो वर्ड था इसने बड़ी मात्रा में करेंसी को एक्वायर किया। व्हेन द पोर्तुगीज़, जब पुर्तगाली भारत में आए मसालों की तलाश में, तो वो कहाँ पर आए? दे लैंडेड इन कैलिकट। उन्होंने कहाँ पर लैंड किया? वो कहाँ पर आकर रहे? कालिकट, जो आज केरला है वहाँ पर, और भारत का जो साउथ वेस्ट इंडिया है वहाँ पर ये आए थे। द कॉटन टेक्सटाइल विच दे टुक बैक। जो कॉटन टेक्सटाइल को वो वापस वो यूरोप लेकर गए थे मसालों के साथ, उसका इन्होंने नाम रख दिया कैलिको। कैलिको कहाँ से डिराइव हुआ है? कैलिकट से। एंड सब्सिक्वेंटली कैलिको बिकेम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल। धीरे धीरे जितने भी कॉटन के क्लोथ्स है वहाँ पर इन लोगों ने उसका नाम क्या दे दिया? कैलिको। देयर आर मैनी अदर वर्ड्स। ऐसे बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स हैं विच पॉइंट टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो भारत के इंडियन टेक्सटाइल को वेस्टर्न मार्केट में कितना उनकी पॉपुलैरिटी थी उसको बताते हैं। फिगर यहाँ पर पॉइंट 3 में आप देख सकते हो इन द पेज एन ऑर्डर बुक। यहाँ पर एक ऑर्डर बुक है जिसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा था कलकत्ता में 1730 में। उसमें इन सभी अलग अलग तरीके के कॉटन क्लॉथ्स को अलग अलग नाम दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो। द ऑर्डर दैट ईयर, ये जो ऑर्डर था दैट ईयर, उस साल में जो ऑर्डर था तो कितना 5,89,000 pieces of cloth। browsing through the order book you would have seen the list of। यहाँ पर इस ऑर्डर में हम देख सकते हैं कि 98 तरीके के कॉटन और सिल्क क्लॉथ की वैरायटीज़ का ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है। इससे हमें ये पता चलता है उनके जो कॉमन नाम यूरोपियन ट्रेडर्स ने यहाँ पर इनमें रख के इन अलग अलग कपड़ों के दिए हुए थे उसका हमें अंदाज़ा लगता है। यूजुअली वोवन क्लॉथ पीस दैट वर 20 yards लॉन्ग एंड 1 yard वाइड। यहाँ पर ये जो वोवन क्लॉथ थे इनकी लंबाई चौड़ाई भी दी गई है। नाउ लुक एट द नेम ऑफ डिफरेंट वैराइटीज ऑफ क्लॉथ इन द बुक। यहाँ पर हम और भी अलग तरीके के जो क्लॉथ्स हैं इनकी पिक्चर्स भी यहाँ पर दी गई है अलग अलग कॉटन क्लॉथ्स की, तो उसको हम देख सकते हैं। अमंग द पीसेज ऑर्डर इन बल्क वर प्रिंटेड। यहाँ पर जो सबसे बड़ी मात्रा में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया जाता था वो होता था चिन्स, इस कपड़े का नाम है। ये एक मोटा कपड़ा होता था। एक खासा दूसरा कपड़े का नाम है कॉसिस, जिसका नाम है खासा। बांधना एक, जैसे बांधने के कपड़े हम गुजरात में देखते हैं। डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म चिंस। यहाँ पर एक इंग्लिश वर्ड है चिंस, ये कहाँ से आया है? ये हिंदी वर्ड होता है चिंत। एक ऐसा कपड़ा जो कि स्मॉल और कलरफुल और फ्लावर डिज़ाइन से बना होता है उसका नाम होता है चिंस, तो इसी से नाम निकला है चिंस। फ्रॉम 1680
देयर स्टार्टेड ए क्रेज़ 1680 में एक नया क्रेज़ शुरू हुआ। प्रिंटेड, भारत के जो कॉटन टेक्सटाइल थी, जो प्रिंटेड इंडियन टेक्सटाइल था, उसको इंग्लैंड और यूरोप में उसकी बड़ी मात्रा में उसके फ्लोरल डिज़ाइन, उसके फाइन टेक्सचर के लिए, और उस सस्ता भी होता था, इसलिए यूरोप में और इंग्लैंड में उसकी बड़ी डिमांड रहती थी। यहाँ तक कि इंग्लैंड के जो सबसे अमीर लोग होते थे वो इसको पहनना बहुत पसंद करते थे। यहाँ तक कि वहाँ की जो क्वीन थी वो भी भारत से बने हुए जो फैब्रिक होता था उसके कपड़ों को वो पहना करती थी। वैसे ही जो वर्ड है बांधना, इट रेफर्स टू एनी ब्राइटली कलर, ये बांधना जो है वो रेफ़र करता है जो ब्राइट कलर और उनके ऊपर जो प्रिंटेड स्कार्फ होता है जो नेक और हेड पर पहना जाता है उससे बनाया गया होता है ये बांधना कपड़ा। ओरिजिनली द टर्म, ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है, ये कहाँ से लिया गया है? इट इज़ बांधना, ये हिंदी का मतलब है। बांधना मीन्स टाइंग एंड डाइंग। तो एंड रेफर टू ए वैरायटी ऑफ ब्राइटली, और अलग अलग ब्राइट कलर से बना हुआ ये कपड़ा होता है जिसको टाइंग और डाइंग मेथड से बनाया जाता है। ऐसे और भी देयर वर अदर क्लोथ्स, दूसरे भी और बहुत सारे क्लोथ्स होते थे जिनको ऑर्डर बुक में हम देख सकते हैं, दैट वर नोटेड बाय देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, और इनको यहाँ पर पिक्चर्स भी दी गई हैं इन अलग अलग क्लोथ्स की। और दे वर अदर क्लोथ्स, और भी इस ऑर्डर बुक से हमें पता चलता है कि बहुत सी और भी अलग अलग तरीके के कपड़े होते थे जिनका ओरिजिन कहाँ से होता था। कासिम बाज़ार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर, और इन सभी अलग अलग जगहों से इन कपड़ों को मंगवाया जाता था। द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ सच वर्ड शोज़, बड़ी मात्रा में जो इन अलग अलग वर्ड्स का यूज़ होता था जो भारत के टेक्सटाइल को पॉपुलैरिटी को दिखाते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कितने इंडिया की जो टेक्सटाइल थी वो कितनी ज़्यादा फेमस थी, इससे हमें इस बात का पता चलता है। इंडियन टेक्सटाइल एंड यूरोपियन मार्केट्स। बाय द अर्ली 18th century, worried by the popularity of Indian textile, wool and silk makers in England began protesting against the import of Indian cotton textile in 1720। 18th सेंचुरी की जब शुरुआत हो रही थी, मतलब 1720 के लगभग का जो समय था, तो जब इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड में उस समय पर इंडस्ट्री आ चुकी थी, तो अलग अलग वूल के, सिल्क के, और या फिर जो कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ पर लग चुकी थी, तो उन इंडस्ट्री के मालिकों को इस बात की बड़ी चिंता थी कि अगर भारत से अच्छी क्वालिटी का ये जो कपड़ा है, टेक्सटाइल है, ये आता रहेगा तो उनकी चीज़ों को कोई नहीं खरीदेगा। तो उनको इस बात की चिंता थी, तो उन्होंने वहाँ पर इन सारे भारत से आने वाली टेक्सटाइल जो थी उसका इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने एक नया कानून बनाया, बैनिंग द यूज़ ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल चिन्स इन इंग्लैंड। तो उन्होंने जो चिन्स कपड़ा था भारत का, जो कि कॉटन क्लॉथ था, उसका इन्होंने इंग्लैंड में बैन कर दिया कि वो यहाँ पर अब नहीं आएगा। इंटरेस्टिंगली दिस एक्ट वाज नोन एज द कैलिको एक्ट, इसीलिए इस एक्ट को नाम दिया गया था कैलिको एक्ट। एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड, ये ऐसा समय था जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी उसकी शुरुआत भर ही हुई थी इंग्लैंड में। अनेबल टू कम्पीट विद इंडियन टेक्सटाइल, इंग्लिश प्रोड्यूसर वांटेड ए सिक्योर मार्केट, और क्योंकि इंग्लैंड के जो प्रोड्यूसर्स थे वो क्या चाहते थे, वो एक सिक्योर मार्केट चाहते थे, और ऐसी और इसीलिए उन्होंने प्रिवेंट किया जो एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, इसीलिए वो नहीं चाहते थे ताकि उनकी जो मशीनों में बनाया हुआ जो माल है, कॉटन का है, दूसरे जो कपड़ा है, उसकी बिक्री अच्छे तरीके से हो सके, इसीलिए उन्होंने भारत का जो टेक्सटाइल था उसकी एंट्री को बंद करवा दिया। द फर्स्ट टू ग्रो अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन वाज द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री, सबसे पहला जो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन था वो कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री को दिया गया। इंडियन डिज़ाइंस वर नाउ इमिटेटेड, अब क्या होने लगा, भारत के जो डिज़ाइंस थे उनकी कॉपी की जाने लगी इंग्लैंड में। और ऑन किसके ऊपर कॉपी की जाती थी? ऑन वाइट मसलिन और प्लेन अनब्लीच्ड इंडियन क्लॉथ, और ये जिस कपड़े के ऊपर वो कॉपी करते थे भारत के डिज़ाइंस की, वो कपड़ा भी यहाँ तक कि भारत से ही जाता था, जो कि मुस्लिन या प्लेन कपड़ा होता था उसी कपड़े के ऊपर ये लोग कॉपी करते थे। Competition with Indian textile also led to a search for technological innovation in England. भारत के कपड़ों के साथ जो कंपटीशन था
उसकी वजह से इंग्लैंड में नई नई तकनीकी इनोवेशन की जाने लगी। 1764 में एक स्पिनिंग जेनी जो थी, उस एक मशीन का नाम है, एक छोटी सी जो एक मशीन होती है जिसमें एक सिंगल वर्कर काम करता है और एक साथ में बहुत सारी जो स्पिंडल्स होती है जिसके ऊपर धागा बुना जाता है वो काम करता है। व्हेन द व्हील वाज टर्न ऑल द स्पिंडल्स रोटेटेड, जब ये व्हील जो होगा इसको रोटेट किया जाएगा तो जितनी भी तकलियाँ हैं जिनके ऊपर धागा बुना जाता है वो एक साथ में चलेंगी। तो इसका आविष्कार किया गया, इस स्पिनिंग जेनी जो थी इस मशीन का आविष्कार किया था जॉन काय ने, विच इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ट्रेडिशनल स्पिंडल्स, जो कि पुराने जो ट्रेडिशनल स्पिंडल्स थी उसका इन्होंने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया। ये जो इन्वेंशन था वहाँ पर फिर बाद में इन्वेंशन हुआ स्टीम इंजन का, जिसका इन्वेंशन किया स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था रिचर्ड आर्कराइट ने 1766 में। ये एक रेवोल्यूशन था कॉटन टेक्सटाइल वीविंग में। क्लोथ कुड नाउ बी वोवन इन इमेंस क्वांटिटीज एंड चीपली टू, अब जो कपड़ा था कॉटन का कपड़ा उसको बुना जा सकता था बड़ी मात्रा में और सस्ता भी। हाउएवर इंडियन टेक्सटाइल कंटिन्यू टू डोमिनेट वर्ल्ड, लेकिन अभी भी पूरी दुनिया में भारत का जो टेक्सटाइल था वो अभी भी पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहा था, अभी भी व्यापार हो रहा था। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो डच थी, फ्रेंच थी, इंग्लिश थी, मेड एनॉर्मस प्रॉफिट्स आउट ऑफ दिस फ्लोरिशिंग ट्रेड। ये जितने भी ट्रेडिंग कंपनीज थी, चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो या इंग्लिश हो, इन्होंने भारत के इस व्यापार से बड़ा मुनाफा कमाया। ये जो कंपनी थी ये भारत से सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल को खरीदती थी और सिल्वर इंपोर्ट करके इन चीज़ों को ख़रीदा करती थी। हमने ये चीज़ें चैप्टर 2 में भी पढ़ी थी जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और उसके बाद में उन्होंने बंगाल के ऊपर कब्जा किया था। इट इज़ नो लॉन्गर, अब जब बंगाल का दीवानी राइट इनको हासिल हो गया था तब इनको अपने देशों से अपने इंग्लैंड से इनको प्रेशियस मेटल मंगाने की ज़रूरत नहीं थी भारत की चीज़ें खरीदने के लिए, बल्कि अब वो वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। पीजेंट और ज़मींदार जो थे उनसे वो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे और उस रेवेन्यू से ही वो भारत की चीज़ों को खरीदा करते थे। यहाँ पर एक मैप भी दिया गया है, वेयर वर द मेजर सेंटर ऑफ वीविंग इन द लेट 18th सेंचुरी। यहाँ पर आपको मैप भी दिया गया है कि इसमें प्लेन वाइट कहाँ पर बनता था, चेक स्ट्रिप्स कहाँ पर बनते थे, चीज कपड़ा कहाँ था, सिल्क कपड़ा कहाँ पर वीव किया जाता था। हु वर द वीवर्स, अब ये जो वीवर्स थे कपड़ा बुनने वाले ये कौन लोग थे। वीवर्स ऑफन बिलोंग टू द कम्युनिटीज दैट स्पेशलाइज इन वीविंग। वीवर का मतलब होता है कपड़ा बुनने वाले। यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है उसमें आप देख सकते हो कि एक व्यक्ति कपड़ा बना रहा है। तो ये जो वीवर्स होते थे ये कैसे कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जो स्पेशलाइज्ड होते थे कपड़ा बुनने में। इनकी जो स्किल होती थी वो एक जनरेशन से दूसरी मतलब उनके जो दादा परदादा होते थे वो भी यही काम करते थे, फिर आगे आने वाली जो जनरेशन थी उनको भी यही काम दे देते थे। द तांती वीवर्स ऑफ बंगाल, यहाँ पर कुछ स्पेशल जो कम्युनिटीज़ थी जो फेमस थी कपड़ा बुनने में उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे तांती वीवर्स है बंगाल के, जुलाहाज हैं, मोमिन वीवर्स हैं नॉर्थ इंडिया के, सेल एंड गायकोलर एंड देवांग्स ऑफ साउथ इंडिया। दीज आर सम ऑफ द कम्युनिटीज़ फेमस फॉर वीविंग। यहाँ पर इन कुछ कम्युनिटीज़ के नाम दिए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस थी कपड़ा बुनने में। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन व स्पिनिंग, सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है स्पिनिंग। ये सारा जो काम होता था वो किया जाता था विमेन के द्वारा। चरखा होता था, तकली होती थी और घर में उसके ऊपर धागा बुना जाता था। एक स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट होता था उसके ऊपर जो औरतें होती थी वो धागा बनाती थी। अब ये जो थ्रेड था इसको स्पन किया जाता था चरखा पर और इसको रोल किया जाता था तकली पर। व्हेन द स्पिनिंग वाज ओवर, जब ये स्पिनिंग करने का काम पूरा हो जाता था, द थ्रेड वॉज वोवन इनटू क्लोथ, जो धागा था उसको कपड़े के अंदर बुना जाता था। और कपड़ा कौन बनाता था, वीवर बनाता था इस धागे को आपस में बुनाई करके। मोस्ट कम्युनिटीज़ वीविंग वॉज ए टास्क, इस ज़्यादातर जितनी भी कम्युनिटीज़ थी जो कपड़ा बुनने का काम करती थी उनमें ये जो कपड़ा बनाने का काम था स्पेशली वो सारा आदमी किया करते थे। 4 कलर टेक्सटाइल, फिर उसके बाद जब कपड़ा तैयार हो जाता था तो इस कपड़े को मतलब अलग अलग कलर में डाई किया जाता था। उसके लिए डायर होते थे जिनको हिंदी में कहते हैं रंगरेज। फॉर द प्रिंटेड, उसके बाद जब कपड़े को अलग कलर में रंग दिया जाता था तो उसके बाद काम होता था प्रिंट का।
For printing clothes, the weavers needed the help of specialized block printer known as चिप्पीगारीज। तो बाद में इस कपड़े के ऊपर जो प्रिंटिंग करने का काम था तो वीवर को एक स्पेशलाइज आर्टिस्ट की ज़रूरत होती थी जिनका नाम था चिप्पीगारीज। हैंडलूम वीविंग and the occupation associated with it provided livelihood for millions of Indian। ये जो हाथ से कपड़ा बनाने का काम था हैंडलूम वीविंग, ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन था जिससे बड़ी मात्रा में जो भारत के करोड़ों लोग थे उनको उनका लाइवलीहुड मिला हुआ था। भारत के लाखों लोगों को उनका रोजी रोटी इसके साथ चलती थी। उसके बाद है द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। भारत के जो टेक्सटाइल था वो उसका पतन, वो कैसे उसका लेवल नीचे जाने लगा। द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया इन सेवरल वेज। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी है कि जो डेवलपमेंट हो रही थी कॉटन इंडस्ट्री की ब्रिटेन में, उसने भारत के जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स थे उनको किस अलग अलग तरीके से अफेक्ट किया। सबसे पहला तो किस तरीके से भारत का जो इंडस्ट्री थी, हैंडलूम इंडस्ट्री थी, उसको किस तरीके से अफेक्ट किया कि अब भारत की जो टेक्सटाइल थी उसको कम्पीट करना था ब्रिटिश टेक्सटाइल के साथ, या फिर यूरोप, अलग अलग जो मार्केट्स में, यूरोप में या फिर अमेरिका की मार्केट्स में, क्योंकि वहाँ पर सभी जगह पर भारत का कपड़ा भी जाता था पहले से ही। अब वहाँ पर ब्रिटेन का जो टेक्सटाइल में इंडस्ट्री में बनने वाला कपड़ा था वो भी आता था। दूसरा, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड ऑल्सो बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट सिंस वेरी हाई ड्यूटीज़ वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन टेक्सटाइल इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन। दूसरा, भारत से जो बना हुआ कपड़ा ब्रिटेन की दूसरे देशों की मार्केट्स में जा रहा था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटीज़ लगा दी गई थी, तो कपड़ा महंगा हो जाएगा तो उसको खरीदार कम मिलेंगे। By the beginning of the 19th century, English made cotton textile successfully outs Indian goods from their traditional markets in Africa। जैसे ही 19th सेंचुरी की शुरुआत हुई तो इंग्लैंड में बना हुआ जो कॉटन टेक्सटाइल था वो कामयाब हो गया भारत की बनी हुई चीज़ों को अफ्रीका की मार्केट से बाहर करने में। अमेरिका हो, यूरोप हो, सभी जगह पर थाउजेंड्स ऑफ वीवर्स, अब जब यहाँ भारत में जो वीवर्स कपड़ा बुनते हैं, जब वो दूसरे देशों की मार्केट में बिकेगा ही नहीं, तो उन यहाँ जो लोग हैं जो जिनका रोजी रोटी इसके ऊपर चलती है वो क्या करेंगे। थाउजेंड्स ऑफ वीवर्स इन इंडिया वर नाउ थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भारत के जो हज़ारों वीवर्स थे वो बेरोज़गार हो गए। जो बंगाल के जो वीवर्स थे उनको सबसे ज़्यादा इसका सामना करना पड़ा। इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनी स्टॉप। इंग्लिश और जो यूरोपियन कंपनीज थी उन्होंने भारत का जो कपड़ा था ये उसको ख़रीदना बंद कर दिया। उनके जो एजेंट्स थे अब इन लोगों को एडवांस नहीं दे रहे थे वीवर्स को, एंड डिस्ट्रेस, जिसकी वजह से ये जो वीवर्स थे इन्होंने इंग्लिश गवर्नमेंट को काफ़ी सारी पिटिशन्स लिखी ताकि वो उसको गवर्नमेंट जो है वो इनको हेल्प करे। बट वर्स वर्स, लेकिन अभी भी इससे ज़्यादा और भी नुकसान होना बाकी था। उसके बाद 1830 तक आते आते जो ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ था वो भारत की मार्केट में भी आने लग गया। इनफैक्ट 1880s 2/3 ऑफ कॉटन क्लॉथ्स वर्न बाय इंडियन। 1880 तक आते आते भारत के जो 2/3 व्यक्ति थे जो कॉटन का क्लॉथ्स पहनते थे, ये सारा कपड़ा ब्रिटेन में प्रोड्यूस हुआ करता था। दिस अफेक्टेड नॉट ओनली स्पेशलिस्ट वीवर्स बट ऑल्सो स्पिनर्स। इसकी वजह से ना ही सिर्फ वीवर्स बल्कि जो धागा बनाने वाले स्पिनर्स थे उनके ऊपर भी सबसे ज़्यादा असर पड़ा। थाउजेंड्स ऑफ रूरल, बड़ी हज़ारों की मात्रा में जो गांव देहात की औरतें थी जिनकी जो लाइवलीहुड था वो कॉटन स्पिनिंग, जो कॉटन का धागा बनाने का जो काम था वो भी जॉबलेस हो गई। हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कम्प्लीटली, लेकिन जो हैंडलूम वीविंग था, अब हाथ से जो बनाया जाने वाला जो कपड़ा था वो पूरी तरीके से मरा नहीं भारत में, ये जो काम था। दिस वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि जो कुछ स्पेशलाइज तरीके के जो कपड़े होते हैं वो मशीनों से नहीं बनाए जा सकते, वो सिर्फ हाथों से ही बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हाउ कुड मशीन्स प्रोड्यूस साड़ीज विद इंट्रिकेट बॉर्डर, एक सुंदर तरीके का जो बॉर्डर वाली जो साड़ियाँ होती हैं या जो ट्रेडिशनल वो परंपरागत तरीके से बुने हुए जो पैटर्न्स होते हैं उनको सिर्फ हाथों से ही बनाया जा सकता है, मशीनों से नहीं बनाया जा सकता। दिस वाइड डिमांड, इनकी बड़ी मात्रा में भी जो रिच क्लास होती हैं, जो मिडिल क्लास हैं, उनमें बड़ी मात्रा में डिमांड रहती है इन चीज़ों की जो सिर्फ हाथों से ही बनाए। अभी भी खादी का कपड़ा कितना महंगा होता है,
तो नॉर इंडियन, ना ही ऐसी ये जो टेक्सटाइल थी इनको ब्रिटेन में प्रोड्यूस किया जा सकता था। ऐसा मोटा कपड़ा जो सिर्फ भारत में जो गरीब लोग पहनते हैं उसको ब्रिटेन में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता था। आपने कई बार सुना होगा जो शोलापुर है वेस्टर्न इंडिया में, या मदुरा इन साउथ इंडिया में है, ये जो दो टाउन थे ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते थे लेट 19th सेंचुरी में अपनी वीविंग के लिए। लेटर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, उसके बाद में जब भारत में नेशनल मूवमेंट चलाया गया, महात्मा गांधी जो थे उन्होंने लोगों से अपील किया कि वो बॉयकॉट करें जो इम्पोर्टेड कपड़ा है उसको, और वो सबसे ज़्यादा यूज़ करें जो हाथों से बनाया गया कपड़ा है, खादी का कपड़ा है, उसको सबसे ज़्यादा यूज़ करें। तो धीरे धीरे जो खादी था वो देशभक्ति का एक प्रतीक बन गया, एक सिंबल बन गया। चरखा जो था वो भारत को रिप्रेजेंट करता था, एंड इट वॉज पुट, और इसको भारत का जो तिरंगा था उसके बिल्कुल बीच में रखा गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको अडॉप्ट किया 1931 में। व्हाट हैपन टू द वीवर्स एंड स्पिनर्स हु लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, अब इन लोगों के साथ क्या हुआ, बड़ी मात्रा में जो वीवर्स थे उनमें से बहुत सारे तो एग्रीकल्चर लेबर्स बन गए, खेती बाड़ी का काम करने लगे। कुछ लोग शहरों में चले गए, दूसरे काम की तलाश करने लग गए। कुछ लोग प्लांटेशंस में चले गए, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, वहाँ पर प्लांटेशंस में काम करने लग गए। सम ऑफ दीज हैंडलूम वीवर्स ऑल्सो फाउंड वर्क इन न्यू कॉटन मिल्स वर एस्टेब्लिश इन बॉम्बे, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर एंड कानपुर। इनमें से बड़ी मात्रा में कुछ ऐसे वर्कर्स भी थे जिन्होंने भारत में जब कॉटन इंडस्ट्री सेट होने लगी थी तो उनमें उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, चाहे वो अहमदाबाद हो, शोलापुर हो, नागपुर या Kanpur. So that's it in this video.